केरा कचिया। आज हमारे साथ हैं क्रांति प्रकाश झा और राजेश कुमार। सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई हो, क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है मिथिला मखान। मखान ना? जी जी, मखान। करेक्ट। और आपका नया शो आया है एक्सक्यूज मी मैडम। राजेश जी, ये बताइए कि क्रांति की फिल्म रिलीज हो रही है, गाना वाना गाने के लिए बोलेंगे कि नहीं इनको? अरे बिल्कुल बिल्कुल। मोरारे अंगन माचनन केरी गछिया का कहूँ कुरुरे का, बस इतना ही गाऊंगा। अरे नहीं गा सकता मैं, आपने कह दिया इसीलिए मैंने गा दिया। बाकी फिल्म देखिए 2 अक्टूबर को मिथिला मखान बेजोड़.in पे आएगी। कुछ पैसे आपको देने होंगे और मुझे नहीं लगता कि अपनी भाषा की फिल्म देखने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए आप कुछ पैसे जो है वो नहीं दे सकते हैं, जो शायद 4 समोसे में निकल जाते हैं। सबटाइटल्स है, बिल्कुल, हिंदी भी है और अंग्रेजी सबटाइटल्स भी हैं। और जरूर देखिए और देख के बताइए। और अच्छी बात यह है कि फिल्म की क्वालिटी शायद इसलिए अच्छी भी है क्योंकि उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो अभी तक उस पुरस्कार से लोगों का विश्वास नहीं उठा है, जहां तक मेरा मानना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्रांति, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये फिल्म आ रही है, ये पहली इस तरह की फिल्म है मैथिली भाषा में, या इससे पहले भी बन चुकी है? नहीं, बहुत सारी फिल्में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनी है कुछ, लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हमें कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैथिली फिल्मों के लिए किसी भी OTT प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं। सिनेमा हॉल्स मिथिला में है नहीं जहाँ पे मैथिली भाषी लोग रहते हैं, और दिल्ली में अगर आप PVR में लगाना चाहें तो बड़ा मुश्किल होगा। तो हमने सोचा कि भाई ये शायद समय अच्छा है, और मैं धन्यवाद कहूंगा नीतू चंद्रा जी और नितिन चंद्रा जी का, साथ में जो हमारे प्रोड्यूसर समीर कुमार है, इन लोगों ने मिलकर फिर ये सोचा कि भाई हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, जो हमारी अपनी मातृभाषाएं बिहार की हैं, उनके लिए ही क्यों ना एक प्लेटफॉर्म खुद ही खड़ा किया जाए। क्योंकि इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। तो हम लोगों ने वही सोचा कि यार लेट्स ट्राई एंड बी द चेंज। क्योंकि आगे कोई भी अगर ऐसे मगही या अंगिका बज्जिका मैथिली भोजपुरी में कोई बनाता हो और वो उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है दिखाने का, तो मे भी शायद बेजोड़ से कुछ वैसा हो सकता है। तो बस अब आप सबको शुभकामनाएं चाहिए। काफी समय लग गया इस फिल्म को आने में। इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड स्क्रीनिंग हुई थी इसकी। इनफैक्ट नेशनल अवार्ड भी मिला, जो बहुत ही अपने आप में अनोखी बात थी। और मुझे खुशी है कि क्रांति इस तरह की चीजें करते रहते हैं, खास करके प्रोग्रेसिव सिनेमा, रीजनल प्रोग्रेसिव सिनेमा की अगर हम लोग बात करें। इनफैक्ट जहां पे भोजपुरी की कैटेगरी को इतना निम्न स्तर पे लेके आ गए हैं लोग, और देखा जाता है इस नजरिए एक हास्य का एक क्या कहिए कि हास्य का उसको क्या बोलते हैं क्रांति के, मतलब हंसी वाला एक पात्र, हास्य का विषय बन चुका है, हास्य का विषय बन चुका है। तो वहां पे एक प्रोग्रेसिव सिनेमा करना, जैसे जो क्रांति ने भोजपुरी फिल्म की थी या अभी जो मैथिल फिल्म किया है, सो दैट्स बहुत सराहनीय है। इनफैक्ट कांग्रेचुलेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो क्रांति, मुझे बताइए कि आगे चल करके इस पहल को आगे बढ़ाने में बिहार सरकार आपकी मदद कर रही है, या उन्होंने किया है, या कहीं से भी संकेत आया है कि वो मदद करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे कमाल की बात यह है कि बिहार की एक भाषा है मैथिली, जिसको पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये बहुत गौरव की बात है। लेकिन बिहार सरकार ने हमें किसी भी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं था। प्रोत्साहन भरे शब्द ही कह देते, लेकिन किसी ने इस बात का जो है वो संज्ञान नहीं लिया। तो खैर, वो उनकी अपनी कोई समस्या रही होगी। सरकार काम शायद कम करती है, सरकार बचाने में ज्यादा लगी रहती है, तो इसीलिए आर्ट एंड कल्चर पे उतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन वही है कि आपको खुद लगे रहना पड़ता है। तो हम लगे हुए हैं। और इसकी आगे की बात यह है कि मैं आपके साथ भी मगही फिल्म करना चाहूंगा, मैं आपके साथ भोजपुरी फिल्म करना चाहूंगा। क्या बात है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट है ये। बिहार के लोग जो बिहारी फिल्में जो कहते हैं, या फिर हम लोग जैसा मानते हैं, कोई एक लेके, आप राजेश कुमार के पास कोई लेके क्यों नहीं आता एक विषय कि राजेश जी मैंने आपके लिए सोचा है और ये बिहारी दिखना चाहिए। तो वो एक अटेम्प्ट किया जाएगा इन चीजों को लेके। अब कैसे होगा, क्या होगा, हमें भी नहीं हमारे ना सबसे बड़ा जो मेरे को क्रांति लगता है या अनुपमा जी लगता है, जो सबसे बड़ी विकट स्थिति हम लोगों के साथ ये है ना कि
लुक पे पता नहीं बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाता है कि नहीं, अगर बिहारी है तो थोड़ा सा सांवला होना चाहिए या गेहुआ होना चाहिए, या उसका मतलब वो जो परिभाषा बनी हुई है ना बिहारियों बिहारी होने की, वो बड़ा ही विकट है, मतलब अलग अलग है कि बिहारी को लेकर के कुछ अजीब सा परिवेश। 15 साल तो फिर लालू जी ही चलते रहे कि बिहारी होगा तो ऐसा ही होगा, यू नो। बड़ा बहुत एक जो दुखद आप है कहते कि हैं मतलब, कि स्टीरियोटाइप जो जिसको कहा जाता है वो। हाँ मतलब वो मेरे साथ तो खैर खास करके रहा है। बचपन से ही ये मैं सुनता आया हूँ बिहार में रहने के बावजूद भी कि अरे तुम बिहारी हो, तुम पक्का बिहारी हो, पंजाबी नहीं हो, इतना गोरा बिहारी तुम हो। कश्मीरी नहीं हो। तो वो ना कुछ अजीब सा, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये इसको चेंज करना, और इस तरह की जो फिल्में कर रहे हैं क्रांति, मिथिला मखान हो गया या जो भोजपुरी सिनेमा सब कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि यू नो गुड वर्जन ऑफ भोजपुरी एंड मैथिल शुड कम आउट। तो आई थिंक इट्स अ पता है गुड राजेश, इसमें इनिशिएटिव। क्या है कि लोगों का भी उतना ही योगदान है। लॉकडाउन के अंदर पता नहीं आपने वो सब गाने सुने होंगे या नहीं, लेकिन कुछ एक मैं एक आर्टिकल देख रहा था कि भोजपुरी ये जब से आया है कि यहाँ काबा, एक मनोज भैया और अनुभव सिन्हा सर ने एक बनाया है रैप, बम्बई में काबा। हाँ क्या सुपर है यार। ठीक है। तो लेकिन आप यकीन मानिए कि लोगों का भी उतना ही हाथ है। लॉकडाउन के जमाने में आप भोजपुरी गाने ऐसे बनाते हो कि कोरोना वायरस घुस जाता हर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह के गाने बने हैं इसमें, मतलब माँ की और बहन की गालियां लेके गाने बने हैं, तो भोजपुरी के गाने। पॉपुलैरिटी तो उसी को मिल गई। लोग जो है वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। पटना शहर को अगर आपको सबसे गंदा शहर बताया जाता है, सबसे गंदा शहर, सबसे अच्छा इंदौर है, पटना सबसे गंदा है। लोगों के अंदर वो इतनी जड़ता आ चुकी है शायद कि लोग सड़कों के बाहर निकल के नहीं आते हैं कि यार आपने हमारे शहर को इतना गंदा कैसे बना दिया। महाराष्ट्र में मराठी सिनेमा में एक बार ऐसा ऐसा एक स्थिति आई थी जब यहाँ पे ऐसी फिल्में बनती थी, द्व्यर्थी फिल्में बनती थी कि अंधेरी को इस तरह की फिल्में, लेकिन जब लोग सड़कों पे निकल आए कि हमारी भाषा के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, देखिए आप मराठी सिनेमा कहाँ है। तो मैं मानता हूँ कि लोग भी उतने जिम्मेदार हैं। हमारे ऐसे लोग पहल कर सकते हैं, आपके ऐसे लोग पहल कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे। आई थिंक देशवा इट्स रिलीज करने में हमारे जूते घिस गए थे, हम रिलीज नहीं कर पाए ठीक से देशवा को, क्योंकि लोगों को तब वो देखना था कि तो अब प्रियंका चोपड़ा जी बनाती हैं फिल्म मराठी तो उनको मिलता है नेशनल अवार्ड, और वही प्रियंका चोपड़ा जी अगर बनाती हैं भोजपुरी में फिल्म तो उसके अंदर गाना होता है कि अपन बलेरो के चाबी से खोल दा हमर नाभि। तो ये तो परसेप्शन वाह की बात है। तो इसका क्या अब लोग भी बात उतने ही जिम्मेदार है। कोई भी इंसान किस चीज को कैसे बदल सकता है? जिसके पास पैसा है या पावर है, राइट? कोई एक जो नॉर्मल इंसान है वो किसी चीज को बदलने के लायक नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से लोग ऑब्वियसली जिम्मेदार हैं, आपने जो कहा है, लेकिन मेरे ख्याल से असली जिम्मेदार वो लोग होते हैं जिनके पास एक्चुअली पैसे होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। और वो लोग अगर चाहें, जैसे कि आपने चाहा कि भाई एक पहल किया जाए, जैसे नितिन चंद्रा जी ने चाहा, राजेश जी चाहेंगे फ्यूचर में, तो तब ये चेंज स्टार्ट होगा। राजेश जी क्या कहना है आपका इसके बारे में? नहीं, उसका चाहना जो शब्द है ना, वो सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है। पैसा है, पावर है, दीज आर सेकेंडरी थिंग, बट विलिंगनेस है कि नहीं है, वो दैट इज द प्राइमरी Yes. थिंग। कि अगर और पॉलिटिकल विलिंगनेस बिहार में नहीं रही कि हम बिहार को कहीं लेकर के जाएं, वहां इस वजह से वहां के लोग जब अपने नेता में ही जुझारूपन नहीं देखते हैं तो वो खुद तो आलसी होते ही हैं। वोटिंग भी जो आज हो रही है वो 30% 40% वोट पे ही सरकार बन जा रही है जितनी आबादी है। सो आई थिंक कि विलिंगनेस नहीं होने के कारण ही इतने पीछे 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 हम लोग होते जा रहे हैं। और उसमें कुछ लोग हमारे जैसे यहाँ करके मुंबई में जब अपना नाम बनाते हैं और सारी चीजें होती हैं तो फिर उसको लेकर के डफली और डंका पीटा जाता है, और फिर जब इस तरह के अप्रिय घटनाएं होती हैं तो आपको पैनल में बुला करके और जय बिहार करवाने का नारा लगवाया जाता है। So I think that we need to introspect. We, as not only as Biharis, but we as human being need to introspect that आप कहाँ अभी इस 2021 में 2020 में, और खास करके जब कोरोना आपके चेहरे पे ऐसे मोर्टेलिटी को हिट करता है, तो आप कहाँ इन सही गलत चीजों में पड़े हुए हैं। आपको वो करना चाहिए जो जरूरी है। I think this is the time when we need
political support to rejuvenate our culture, rejuvenate our language, rejuvenate the, मतलब मैं हैरान हो जाता हूं कि मैथिल में जो जिस तरह की पेंटिंग है या जिस तरह के जो कल्चर है बहुत सीमित हो गया है मामला। मतलब हैंडलूम वगैरह की, आज मैं स्मृति ईरानी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था जहां पे शी स्पोक अबाउट मिथिला पेंटिंग एंड ऑल, और उसके शॉल की बात हुई, बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, लेकिन बहुत सीमित है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन को पता ही नहीं है कि मिथिला और मैथिल क्या है। आई थिंक मिथिला पेंटिंग को मिथिला के लोगों के अलावा अगर कोई बढ़ावा दे रहा है, जो मैंने पर्सनली देखा है, तो जो कई सारे फैशन डिजाइनर हैं उसको वहां से पिक करके, और दे कॉल इट लाइक वी क्यूरेटेड, तो वो वहां से पिक करके लाते हैं और वहां की चीजों को दिखाते हैं। कई बार ऐसा फील होता है कि अरे ये तो वहां की चीजें लाकर दिखा रहे हैं और अपना ये है, तो बट एट द सेम टाइम फिर लगता है कि वहां के लोगों के पास प्लेटफॉर्म भी तो नहीं है। आई मीन उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जाके यहाँ पे शोकेस करें अपनी चीजों को और उसको थोड़ा प्रमोट करें। क्रांति, क्या कहना है आपको इसके बारे में, जो मिथिला पेंटिंग्स और वहां की जितने आर्ट हैं उस लेवल पर जो उसे नहीं मिला है वर्ल्ड में? जिम्मेदारी किसकी है अनुपमा जी? ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर मेरे पास कला है, और पहले के जमाने में क्या होता था, प्राचीन जमाने में, कि जो राजा होता था वहां का, उसके पास एक दरबार होता था, उस दरबार में नवरत्न होते थे और नवरत्न की सारी चीजों को वो मुहैया करवाते थे कि आप बस अपनी कला का ध्यान दीजिए, आप उस कला को संरक्षित कीजिए, तो उसके बाद जो है वो सारी चीजें हम आपकी मुहैया करेंगे आपके लिए। तो उस वक्त इज्जत होती थी उस चीज की। आज आप सम्मान नहीं करते, आर्ट एंड कल्चर का सम्मान नहीं करते, हमेशा इसी जुगत में रहते हैं कि भाई हमारी कुर्सी कैसे बचेगी, सरकार कैसे बचेगी, और सारे पैकेज जितनी चीजें आप कह लीजिए। हर साल बाढ़ क्यों आती है? सन 47 के बाद से लेकर आज तक कभी कोई किसी जमाने, मतलब किसी ने भी इतनी प्रगति नहीं की कि कोई एक समाधान निकाल के लाए कि भाई बाढ़ का हम कुछ कर सकते हो। 47 साल से लेकर अभी तक में आप सोचिए कि जिम्मेदारी किसकी है? मिथिला पेंटिंग को अगर ये चीज यहाँ से आके क्यूरेट करते हैं सो कॉल्ड डिजाइनर्स जो हैं, वो कितने पैसे में क्यूरेट करते होंगे मधुबनी जाके? कितने लोग मधुबनी गए? मधुबनी से वही चीज अगर आप कारीगर से खरीदते हैं 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, वही चीज जाके आप बाहर के मार्केट में, बाहर के बाजार में कम से कम आप 1 लाख में बेचते हैं, 25,000 में बेचते हैं, 50,000 में बेचते हैं आप। तो ये जो एक चीज है, ये पहल किसको करनी चाहिए? सरकार को करनी चाहिए पहल। उन कलाकारों को प्रोत्साहन कहाँ मिलता है? मैं इतने कलाकारों से मिल चुका हूँ हम एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो मिथिला पेंटिंग और मधुबनी के आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत कुछ करते हैं। कितने कलाकारों में, गोदावरी देवी जी का नाम किसको पता है? आप अगर आप बिहारी से ही पूछेगा किसी मधुबनी या मिथिला के आदमी से श्रीमती गोदावरी जी कौन है, वो नहीं बता पाएंगे। पद्मश्री मिल चुका है उनको। मेरा ये कहना है कि कांति, इट्स अ वेरी वेल रेज्ड क्वेश्चन, बट इफ वी लिटिल बिट थोड़ा सा इसको और एनालिटिकल होकर के सोचे ना, कोई भी चीज आप किसी के अंदर अगर देते हैं तो वो बचपन से ही उसका अपना एक ढांचा तैयार होता है। करेक्ट? सारे लोग भाग रहे हैं कॉर्पोरेट की तरफ। आज एक आर्टिसन का बच्चा भी बोलता है यार कौन इतना मगजमारी करे, वही जो तुम बात बोल रहे हो कि 500,000 रुपए में बिकता है तो इतना क्यों करे भाई, पढ़ लिख ले, हमार बच्चा पढ़ लिख ले, बड़ा आदमी अफसर बन जाए। यू नो, दैट इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल इन बिहार। दे डोंट वांट टू पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो टुडे। मतलब जिस तरीके से उसकी दुर्गति हुई है, तो अभी तो समय वो आ गया है जब ये सारी चीजें, एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह चेंज हो रही हैं, यू नो, क्राफ्ट एंड आर्ट शुड बी हैंडेड ओवर टू द किड्स एट अ वेरी यंग एज, so that by the time they reach 18-20, at least they can think of making it a career with the help of technology and technological support and the market availability today. ऑनलाइन है, फलाना चीजें हैं, तो आप उसको पहुंचा सकते हैं। बट वो हुनर को नेक्स्ट जनरेशन में डालने की विधि जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा बचपन से। अब बोले कि तू छोड़ पढ़ाई, जाओ तुम पढ़ाई करो, ये सब मत करो। You know, that is where we, for example, जो मैं तुमको किसानी वाले ही जोन में जो हमेशा बोलता रहता हूँ कि not even 1-2% of the population says that बड़ा होके मेरा बेटा किसान बनेगा, लेकिन वो सीखेगा अभी ना, वो अभी मिट्टी को देखेगा, अभी एनवायरमेंट देखेगा, तो वो by the time he will be 15-16, he will be ready for jump. बट हम ही लोग दूर कर चुके हैं यार अपने बच्चों को। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आई पर्सनली बिलीव। राजेश जी, आप जो कह रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन तक क्यों नहीं पहुंचती है और जो पेरेंट्स हैं उसको क्यों पास ऑन नहीं करते, मेरे ख्याल से
हर एक कला, चाहे वो एक्टिंग से शुरू हो के, आप लोग एक्टर्स हैं इसलिए सबसे पहले उसकी बात करेंगे, और कोई भी कला या कोई भी प्रोफेशन होता है, नेक्स्ट जनरेशन को लोग पास ऑन तभी करते हैं या उसको उसके लिए प्रोत्साहित तभी करते हैं जब उसमें पैसा जुड़ा हुआ होता है, मनी मैटर्स। तो अगर उसमें लोग देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं कि अरे इस काम में तो पैसा है ही नहीं, तो क्यों हम अपने बच्चों को सिखाएं या क्यों हम अपने बच्चों को बोलें कि सीखें इसे। उपमा जी, भाषा तो हम लोग सिखाते नहीं अपने बच्चों को, मातृभाषा अपनी नहीं सिखाते हैं, अपने बच्चों को नहीं सिखाते हम लोग। हमारे पिताजी हमसे अंग्रेजी में बात किया करते थे, उनको लगता था कि ये क्या, जबकि हम बच इसलिए क्योंकि हमारी मैथिली हमारी माताजी और नानी का प्रभाव ज्यादा है, तो हम तो अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हमारे कितने ऐसे लोग जो है वो नहीं सिखाते, यार क्या करेगा बोल के, यार हमारे अपने घर के लोग वो कहते हैं कि यार इस भाषा से क्या होगा, आगे जाके क्या होगा। तो जब हमें ही वो बात का गौरव नहीं है, गर्व नहीं है उस बात का, मैं हमेशा भी निवेदन करता हूँ, हो सकता है कि कल को मेरी शादी हो, मेरे बच्चों वही मना कर दे मुझे कि मैं नहीं सीखता आपकी भाषा, लेकिन हम तो चाहेंगे ना एक पिता के तौर पे कि मेरी मातृभाषा क्या है वो बचेगी, तो नहीं तो 10 साल के बाद तो खत्म हो जाएगी, 50 साल के बाद, हमारी जनरेशन के बाद। तो अभिभावकों का भी, जो पेरेंट्स है उनका भी उतने ही उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। जो नहीं करते हैं ठीक है, वो उनका धर्म है, लेकिन ये करना जरूर चाहिए यार। राजेश जी गाएंगे आप। अरे हमको, मेरे को इसी का जो छठ का गाना सुने तो वही याद है, हमको उसके अलावा तो कुछ रिसर्च बढ़ा नहीं है मेरा, मतलब सर्च और रिसर्च दोनों ही गायब हो रखा है इस समय। बट वो क्रांति, वो तुम्हारी फिल्म का वो गाना है, वो नहीं सॉरी, वो तुम्हारा छठ का जो एल्बम का था गाना, वो पहला वाला बहुत सुंदर था यार वो। हाँ, लेकिन उसके अलावा देशवा में एक गाना है जो शारदा दीदी ने गाया था, लाइन उसकी है, मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, पर लाइन यह है कि काले के आयल सवेरवा, अरे यार एगो नयका दिन एगो किरण आ सके। ये भी तो है ना, वो स्वानंद भाई ने गाया था, मनवा के मानी के सपनवा के मानी सुनला 4 दिन की बातें जिंदगानी, ऐसे ही कुछ मनवा के मानी। चलिए, धन्यवाद आप दोनों का, हमने बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि राजेश जी आपका भी और क्रांति दोनों ने डिस्कस किया, डिसाइड किया इस मुहिम को थोड़ा और आगे बढ़ाने की और थोड़ा और एग्रेसिवली प्रमोट करने की जरूरत है, थोड़ा और लाइट में लाने की जरूरत है, जिस तरह की बाकी राज्य अपने कल्चर और अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों का, धन्यवाद।